नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, इतिहास की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल था 326 बीसी। दुनिया का सबसे खूंखार विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी विशाल यूनानी सेना के साथ भारत के दरवाजे पर खड़ा था। गांधार और पंजाब के राजा डर के मारे घुटने टेक चुके थे। पूरा उत्तर पश्चिम भारत विदेशी घोड़ों की टापों से कांप रहा था। हर तरफ अफरातफरी थी। राजा अपनी जान बचा रहे थे और जनता भगवान भरोसे थी। लेकिन इस तूफान के बीच एक आदमी था जो डरा नहीं था। एक साधारण सा ब्राह्मण, काला रंग, सिर पर केवल एक शिखा, टूटे हुए दांत और फटे हुए कपड़े। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह भिखारी है। लेकिन उस साधारण से दिखने वाले इंसान के दिमाग में एक ऐसा नक्शा बन रहा था जो आने वाले 2000 सालों तक भारत की किस्मत बदलने वाला था। उसने ठान लिया था कि भारत अब टुकड़ों में नहीं रहेगा। भारत अब एक होगा, अखंड होगा। उसने एक सड़क के आवारा लड़के को उठाया, उसे तराशा और उसे भारत का पहला सम्राट बना दिया, जिसने यूनानियों को खदेड़ा और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य खड़ा किया। वो व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें दुनिया कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानती है। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, उनके अपमान से लेकर उनके प्रतिशोध तक, उनकी कूटनीति से लेकर उनकी रहस्यमयी मौत तक। तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े मास्टरमाइंड से मिलने के लिए। अध्याय 1, द ओरिजिन। एक बदसूरत जीनियस। चाणक्य का जन्म लगभग 375 बीसीई के आसपास हुआ। इतिहासकार कंफ्यूज्ड है। कुछ कहते हैं वो दक्षिण भारत से थे, कुछ कहते हैं वो तक्षशिला में जन्मे। लेकिन एक बात सब मानते हैं, वो बचपन से ही असाधारण थे। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो उनके मुंह में जन्म से ही पूरे दांत थे। उस समय के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर राजा बनेगा या राजाओं का निर्माता बनेगा। लेकिन किस्मत देखिए, वो दिखने में बहुत बदसूरत थे। काली त्वचा और टेढ़े मेढ़े पैर। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन चाणक्य ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने समझ लिया था कि शक्ल सूरत नहीं, इंसान की बुद्धि ही उसका असली हथियार है। उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। तक्षशिला उस वक्त का ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड था। वहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी दुनिया भर से पढ़ने आते थे। चाणक्य ने वहां वेद, राजनीति, युद्ध कला और जासूसी सब कुछ सीखा और अपनी काबिलियत के दम पर वही के प्रोफेसर बन गए। लेकिन उनकी क्लासरूम की खिड़की के बाहर भारत जल रहा था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे और विदेशी इसका फायदा उठा रहे थे। चाणक्य को समझ आ गया था, अगर भारत को बचाना है तो उसे एक होना होगा। अध्याय 2, द इंसल्ट। वो शाप जिसने इतिहास बदल दिया। अलेक्जेंडर के हमले के समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। वहां का राजा था धनानंद। नंद वंश के पास इतनी दौलत थी और इतनी बड़ी सेना थी कि वो आसानी से अलेक्जेंडर को रोक सकते थे। चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे। उनका मकसद सिर्फ एक था, राजा को चेतावनी देना। वो दरबार में गए। धनानंद अपनी अय्याशी में डूबा था। चाणक्य ने कहा, महाराज, विदेशी सेना सीमा पर है, आपसी झगड़े छोड़िए और भारत की रक्षा कीजिए। लेकिन धनानंद को अपनी ताकत का घमंड था। उसने चाणक्य की फटी हुई धोती और उनकी कुरूपता का मजाक उड़ाया। उसने कहा, ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझे राजनीति सिखाएगा, और आदेश दिया कि इसे धक्के मारकर दरबार से बाहर फेंक दो। सैनिकों ने चाणक्य को धक्का दिया। वो गिर पड़े और उनकी शिखा यानी चोटी खुल गई। भरी सभा में
हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, लेकिन चाणक्य की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उन्होंने वहीं उसी वक्त अपनी खुली हुई शिखा को हाथ में लिया और कसम खाई, सुन लो धनानंद, आज तुमने एक शिक्षक का अपमान किया है। मैं अपनी ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे पूरे वंश का नाश नहीं कर देता और तेरे खून से अपनी शिखा नहीं धोता। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये नंद वंश का डेथ वारंट था। अध्याय 3, द गेम चेंजर, चंद्रगुप्त की खोज। अब चाणक्य के पास दो दुश्मन थे, बाहर अलेक्जेंडर और अंदर धनानंद। उन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो मिट्टी का बना हो लेकिन लोहे जैसा मजबूत हो। एक दिन उन्होंने एक गांव में कुछ बच्चों को खेलते देखा। एक बच्चा टीले पर बैठकर राजा बना हुआ था और बाकी बच्चों की समस्याएं सुलझा रहा था। उस बच्चे की आवाज में दम था और आंखों में निडरता। चाणक्य ने उसे परखा। उन्होंने उसे अपनी जान जोखिम में डालने वाला काम दिया और उस बच्चे ने बिना डरे वो कर दिखाया। चाणक्य समझ गए, उन्हें उनका हथियार मिल गया है। वो बच्चा था चंद्रगुप्त। कुछ लोग कहते हैं वो एक दासी का बेटा था, कुछ कहते हैं वो मोर पालने वाले कबीले का था, लेकिन चाणक्य के लिए वो सिर्फ एक कोरा कागज था जिस पर उन्हें इतिहास लिखना था। वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए। 7 से 8 साल तक उसे नर्क जैसी ट्रेनिंग दी गई, तलवारबाजी, घुड़सवारी, हाथी चलाना और सबसे जरूरी राजनीति और छल कपट। चाणक्य का मानना था राजा को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त के खाने में बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू किया ताकि अगर भविष्य में कोई दुश्मन चंद्रगुप्त को जहर दे तो उसका असर न हो। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। अध्याय 4, द वॉर, हार से जीत तक। ट्रेनिंग पूरी हुई, अब बारी थी हमले की। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक छोटी सी सेना बनाई और सीधे मगध के केंद्र पर हमला कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें बुरी तरह हराया। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। भागते भागते वो एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बच्चा गर्म खिचड़ी के बीच में हाथ डाल रहा था और उसका हाथ जल गया। बूढ़ी औरत ने बच्चे को डांटा और कहा, अरे मूर्ख, तू भी चाणक्य जैसा बेवकूफ है क्या, जो सीधे बीच में हाथ डाल रहा है। खिचड़ी को किनारे से खाओ, ठंडी मिलेगी। चाणक्य ने ये बात सुन ली। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने रणनीति बदली। अब उन्होंने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला नहीं किया। उन्होंने मगध के बाहरी इलाकों को जीतना शुरू किया। किनारे से धीरे धीरे उन्होंने जासूसों का जाल बिछाया। चाणक्य के जासूस साधु, भिखारी और नर्तकियों के भेष में नंद के राज्य में फैल गए। उन्होंने धनानंद के भ्रष्ट मंत्रियों को रिश्वत दी और जनता को राजा के खिलाफ भड़काया। आखिरकार 321 BCE में निर्णायक युद्ध हुआ। नंद वंश का किला ढह गया। धनानंद मारा गया या भाग गया और पाटलिपुत्र के सिंहासन पर एक 23 साल का लड़का बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने अपनी कसम पूरी की और अपनी शिखा बांध ली। अध्याय 5, अखंड भारत और अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त राजा बने, लेकिन असली शासन चाणक्य का था। वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दुनिया की सबसे महान किताबों में से एक लिखी, अर्थशास्त्र। 15 किताबें, 150 अध्याय और 6000 श्लोक। इस किताब में लिखा था टैक्स कैसे लेना है, व्यापार कैसे करना है और सबसे खतरनाक, जासूसी कैसे करनी है। चाणक्य ने विषकन्याओं की फौज तैयार की। ये वो खूबसूरत लड़कियां थी जिनके शरीर में बचपन से जहर भरा जाता था। उनका एक चुंबन या उनका एक स्पर्श ही दुश्मन को मारने के लिए काफी था। कई विरोधी राजाओं को इन विषकन्याओं ने बिना
युद्ध लड़े ही खत्म कर दिया। चाणक्य की नीति साफ थी। साम, दाम, दंड, भेद, मतलब पहले प्यार से समझाओ, फिर पैसा दो, फिर सजा दो और अंत में फूट डाल दो। अध्याय 6, द ग्रीक कनेक्शन। नंदों को हराने के बाद भी खतरा टला नहीं था। अलेक्जेंडर तो मर गया था, लेकिन उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत वापस आया अपनी सेना लेकर। 305 बीसीई में सिंधु नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार भारत के पास चंद्रगुप्त और चाणक्य थे। सेल्यूकस बुरी तरह हारा, उसे मजबूरन संधि करनी पड़ी। चाणक्य ने ऐसी कूटनीति खेली कि सेल्यूकस को अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त से करनी पड़ी और दहेज में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का पूरा इलाका भारत को देना पड़ा। यह भारत की पहली इंटरनेशनल जीत थी। अब भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। अध्याय 7, द ट्रेजेडी। एक भयानक गलती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक हादसा हुआ। जैसा मैंने बताया, चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर देते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक दिन चंद्रगुप्त अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खाना खा रहे थे। गलती से रानी ने वो जहरीला खाना खा लिया। रानी तड़पने लगी, जहर उनके खून में फैल गया। चाणक्य वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रानी को बचाना नामुमकिन है, लेकिन बच्चे को बचाया जा सकता है। इतिहास कहता है कि चाणक्य ने उसी वक्त रानी का पेट चीर दिया और बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन जहर की एक बूंद उस बच्चे के माथे पर लग गई थी, जिससे वहां एक नीला निशान बन गया। इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार। रानी मर गई, राजा टूट गए, लेकिन चाणक्य ने वंश को बचा लिया। अध्याय 8, रहस्यमयी मौत। चाणक्य का अंत कैसे हुआ? चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट त्याग दिया और जैन भिक्षु बन गए। अब बिंदुसार राजा था और चाणक्य उसके प्रधानमंत्री। लेकिन दरबार में एक विलेन आ चुका था, सुबंधु। सुबंधु चाणक्य से जलता था। उसे उनकी जगह लेनी थी। उसने बिंदुसार के कान भरने शुरू किए। उसने राजा को बताया, महाराज, क्या आपको पता है आपकी मां कैसे मरी थी? उन्हें किसी और ने नहीं, चाणक्य ने मारा था। बिंदुसार को सच नहीं पता था। वो गुस्से में पागल हो गया। उसने चाणक्य पर इल्जाम लगाया। चाणक्य बहुत आहत हुए। जिस वंश को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज वही राजा उन पर शक कर रहा था। चाणक्य ने अपनी सफाई नहीं दी। वो अपनी सारी जमा पूंजी दान करके चुपचाप महल छोड़कर जंगल चले गए। अब यहां से कहानी के 2 अंत मिलते हैं और दोनों ही दर्दनाक हैं। पहली कहानी कहती है कि चाणक्य ने जंगल में अन्न जल त्याग दिया और भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण दे दिए। लेकिन दूसरी कहानी, जो ज्यादा प्रचलित है, वो रोंगटे खड़े कर देती है। कहा जाता है कि जब बिंदुसार को सच्चाई पता चली, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुबंधु को भेजा कि जाओ, चाणक्य को मनाकर वापस लाओ। सुबंधु जंगल गया, लेकिन माफी मांगने नहीं। उसने देखा चाणक्य एक सूखी हुई झोपड़ी में ध्यान लगा रहे हैं। सुबंधु ने मौका देखा और उस झोपड़ी में आग लगा दी। भारत का सबसे महान बुद्धिमान, अखंड भारत का निर्माता उस आग की लपटों में घिर गया। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन शायद वो अब इस दुनिया की साजिशों से थक चुके थे। चाणक्य जलकर राख हो गए। अध्याय 9, निष्कर्ष। चाणक्य चले गए, लेकिन वो एक विचार छोड़कर गए। उन्होंने साबित किया कि एक गरीब शिक्षक अगर ठान ले तो वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भी घुटनों पर ला सकता है। आज 2500 साल बाद भी उनकी नीतियां, उनकी चाणक्य नीति, राजनीति में, बिजनेस में और हमारी जिंदगी में जिंदा है। उन्होंने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं।
आज जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें उस एक ब्राह्मण को याद करना चाहिए जिसने अपनी शिखा खोलकर इस नक्शे को एक धागे में पिरोया था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज के भारत को एक नए चाणक्य की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और विकास टीवी को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही भारत के अनसुने इतिहास को आपके सामने लाते रहेंगे। मैं हूं विकास। जय हिंद, वंदे मातरम।